हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के बायोलॉजी नोट्स के चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन पादप तथा मानव में जनन के प्रश्न को देखने वाले हैं। ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 में 100 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आगे पार्ट 2 में देखेंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है, सजीव जिस विधि के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा कथन है, पोषण शोषण के तरह सजीवों को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, सभी सजीवों में एक ही तरह से जनन संपन्न होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी सजीवों में अलग अलग तरह से होती है, तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, जब संतति की उत्पत्ति एकल व्यष्टि सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है तब जनन की इस विधि को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन में निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में है, इसमें जीवों के केवल एक व्यष्टि भाग लेते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें युग्मक गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा में, इस प्रकार के जनन में समसूत्री माइटोसिस या असमसूत्री एमाइटोसिस कोशिका विभाजन ही होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, इस जनन में केवल बाह्य निषेचन ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार के जनन में होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लैंगिक में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक जीव पेरेंट ऑर्गेनिज्म का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विखंडन में सब गायब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं इसका। पहला कथन में, अनुकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीव जनन हेतु विखंडन बाइनरी फिजन का सहारा लेते हैं, तो ये सही है। दूसरा कथन है, प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीव बहु विखंडन मल्टीफिजन द्वारा प्रजनन करते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, विखंडन फिजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो मोनेरा में और प्रोटिस्टा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है, मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला कथन है, विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो किसमें होता है, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौधे में होता है कायिक जनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता नहीं पाया जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, विभिन्नता केवल लैंगिक जनन के द्वारा ही उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, लैंगिक जनन में युग्मक गैमेट्स भाग लेते हैं परंतु निषेचन की क्रिया नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की मुख्य विधि है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका बड निकलती है,
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कवक और तथा शैवाल में। अगला प्रश्न है और लैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें समसूत्री और असमसूत्री दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है टोरुलेशन की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के जनन से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। अगला प्रश्न है कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किसमें होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कवक में। अगला प्रश्न है कायिक जनन की क्रिया में पौधे के किस भाग से पौधे को उगा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जड़ से, तना से और पत्ती से, सभी से उगा सकते हैं पौधे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलाब। अगला प्रश्न है केले में कायिक जनन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रकंद से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्पायरोगायरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीज बोना। तो कौन कौन से अलैंगिक प्रजनन की विधि, तो मुकुलन है, दाब लगाना और लेयरिंग, ये सभी अलैंगिक प्रजनन की विधि है। अगला प्रश्न ईस्ट के शरीर से निकलने वाले मुकुल किस प्रकार का होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों। अगला प्रश्न है कैलस का निर्माण किस प्रकार के जनन में होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तक संवर्धन। अगला प्रश्न है अजूबा पौधा ब्रायोफिलम में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पत्ती द्वारा। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जीव अनुकूलन परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समद्विविखंडन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राइजोम और यहाँ पे घनकंद होगा, घनकंद कॉर्म जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसमें भोजन के संचयन के लिए, वर्धी प्रजनन के लिए और बहुवर्षिता के लिए। अगला प्रश्न जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फूल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव हार्माफ्रोडाइट के उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी स्पंज, टेपवर्म और जोंक, ये सभी जो है कि द्विलिंगी जीव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, तो ये सही है। दूसरा कथन है पुमंग पुष्प का मादा भाग है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे पुमंग नहीं, यहाँ पे अंडप या कार्पेल है पुष्प के मादा भाग। यहाँ अगला है जयांग पुष्प के नर भाग है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे जयांग नहीं होगा, यहाँ पे पुंकेसर होगा। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है फूल का कार्य है, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 में परागन तथा अंडों का उत्पादन करना, तो ये सही है। और देख लेते हैं ऑप्शन, अगला ऑप्शन है परागन तथा निषेचन करवाना, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है बीज तथा फलों का निर्माण करना, ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी पुष्प का कार्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं बाह्यदलपुंज तथा दलपुंज फूल के सहायक भाग है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। अगला कथन है पुमंग तथा जायांग फूल के आवश्यक भाग है, तो ये भी गलत है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है शैवाल तथा कवक में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, तो ये सही है। दूसरा कथन है प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर शैवाल तथा कवक में लैंगिक जनन होने लगता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें पर्व संधियां यानी पर्व संधियां तने में पाए जाते हैं? तो पर्व संधियां द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी आलू, अदरक और केला, ये सभी जो है कि पर्व संधियां द्वारा नए पौधे विकसित करते हैं। पर्व संधि का यहाँ मतलब हो जाता है तने द्वारा। अगला प्रश्न है, क्लोन परिणाम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और लैंगिक जनन का। अगला प्रश्न है, बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रकंद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगाश्रयी डायोसियस पौधा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नारियल नहीं है। तो कौन कौन से हैं? खजूर, शहतूत और पपीता, ये सभी एक लिंगाश्रयी पौधा है। अगला प्रश्न है, सिकोया वृक्ष की आयु होती है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 से 4000 वर्ष। अगला प्रश्न है, पराग उत्पन्न होता है? तो ये पराग कोश में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, पुमंग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ पे स्त्री केसर नहीं, पुंकेसर हो जाएगा, पुंकेसर। अगला प्रश्न है, जयांग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यहाँ पे पुंकेसर नहीं, इसका भी स्त्री केसर होगा, स्त्री केसर। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्री केसर कार्पेल का भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, तंतु। ये जो है कि स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो स्त्री केसर का भाग कौन कौन सा है? तो वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा और अंडाशय, ये सभी स्त्री केसर का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुंकेसर का भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजांड। तो कौन कौन से पुंकेसर के भाग? तो फिलामेंट तंतु, योजी कनेक्टिव और प्राकोश एंथर, ये सभी जो है कि पुंकेसर के भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन में है, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन है, परागकण का विकास परागकोश में होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में अलग अलग प्रजाति के पौधे में एक ही तरह के परागकण होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है, परागकण में 2 भित्ति होती है, बाहरी भित्ति को बाइचोल एक्जाइन तथा भीतरी भित्ति को अंतस्चोल इंटाइन कहते हैं, तो ये सही है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, अंडाशय के भीतर बीजांड ओव्यूल रहते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में बीजांड के भीतर भ्रूणपोष एम्ब्रियोसेक रहता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में भ्रूणकोश में मादा युग्मक ओभा सुरक्षित रहते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है, परागकण का बाइचोल एक्साइन किस कार्बनिक पदार्थ से बना होता है जिसे कोई भी प्राकृतिक एंजाइम निम्नलिखित नहीं कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पेरोपालिनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है, पौधे की कई प्रजातियां का परागकण मनुष्य में एलर्जी पैदा करते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है, पुष्पी पौधे के सभी प्रजाति के परागकणों की जीवन क्षमता समान होती है, तो ये गलत हो जाएगा, सभी की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर डी में परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में रखकर संरक्षित किया जाता है, तो ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी गलत है। अगला प्रश्न, स्त्री केसर कार्पेल का आधारीय भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अंडाशय कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, युक्तांडपी सिनकार्पस जयांग किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र, यहाँ पे तक होगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परागन कहते हैं।
अगला प्रश्न है परागन पॉलिनेशन है तो क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, इसको परागन कहते हैं। अगला प्रश्न है जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस परागन को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा स्वपरागन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें पहला कथन है स्वपरागन केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही होता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है परपरागन एक लिंगी पुष्पों के साथ साथ उभयलिंगी पुष्पों में भी होता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्कोगेमी कहते हैं। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागन का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सजात पुष्पी परागन। अगला प्रश्न है जो परागन बंद पुष्पों में होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। अगला प्रश्न है पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोफिली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। एक साइड है परागकण के स्रोत और दूसरे साइड है परागकण के प्रकार। तो पहला है कीट, तो कीट को एंटीमोफिली ये सही है। दूसरा है जानवर का एनिमोफिली ये गलत हो जाएगा, जानवर का जूफिली होगा जूफिली। और तीसरा है जल हाइड्रोफिली ये सही है। और चौथा है वायु एनिमोफिली ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीट पारगति पुष्पों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पुष्प बड़ा रंगीन होता है तथा उसके परागन बड़े आकार के होते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है पुष्प सुगंधित होते हैं तथा उनमें पर्याप्त मात्रा में मकरंद पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है वर्तिकाग्र का सतह चिकना रुक्ष तथा चिपचिपा होता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है चमगादड़ के द्वारा होने वाले परपरागन को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक चिरेप्टोफिली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सेमल तथा कदम के पेड़ में परागन का माध्यम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक चमगादड़। अगला प्रश्न है मेलकोफिल्स पुष्प वह है जिनमें परागन किसके द्वारा होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोंघा गिलहरी सांप आदि के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला कथन है स्वपरागन के फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाती है, तो ये सही है। अगला कथन है दूसरा कथन है पर परागन के फलस्वरूप उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है परागकणों को सर्वाधिक संख्या होती है, मतलब परागकणों की सर्वाधिक संख्या किसमें होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु परागित पुष्पों में परागकणों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है पौधे में बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी तथा सी। तो बी में है अनिषेक फलन और सी में है पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अनिषेक फल पार्थेनोकॉर्पी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ए में है केला संतरा और अंगूर, ये सभी अनिषेक फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। अनिषेक फलन हिंदी में होता है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें पौधे में निषेचन क्रिया के बाद बीजों का निर्माण शुरू होता है परंतु पौधे में बिना निषेचन संपन्न ही बीज पैदा कर लेते हैं,
उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंग जनन। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाता है बांस, ये सब असंग जनन का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें। तो पहला कथन है जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इसे बहुभ्रूणता पॉलिम्ब्रोनी कहा जाता है। तो ये सही है। अगला कथन है, बहुभ्रूणता आवृत बीजी पौधे में ज्यादा पाई जाती है तथा अनावृत बीजी में कम पाई जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा कथन है, बहुभ्रूणता की खोज लीवन-हॉग ने किया था। तो ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आवृत बीजी में द्विनिषेचन होता है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन क्या है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्र के से संलयन को द्विनिषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद बने युग्मनज जाइगोट होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगुणित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवास्चिन ने खोज की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला कथन है, जब फूल के अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। तो ये सही है। दूसरा कथन है, जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है तो उसे जो है कि असत्य फल कहते हैं। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असत्य फल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो सेब, काजू और अखरोट ये सभी असत्य फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक असत्य फल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी एक असत्य फल है। तो सत्य फल है इसमें आम, खजूर और चीकू, ये सभी सत्य फल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। तो ये सही है। दूसरा कथन है, एक फल में एक भी बीज होता है तथा एक से अधिक भी बीज होता है। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में निषेचन के उपरांत अंडाशय की भित्ति बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको फल भित्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पासन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक साइड सुमेलित नहीं है? एक साइड फल है और दूसरे साइड खाने योग्य भाग है। तो देख लेते हैं। पहला है आम, आम का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। तो ये सही है। दूसरा है लीची, लीची के खाने योग्य भाग है एरिल, ये भी सही है। तीसरा है नारियल, और नारियल के खाने योग्य भाग भ्रूणपोष, ये भी सही है। और चौथा है अनार, अनार का खाने योग्य भाग बीजपत्र, ये गलत हो जाएगा। इसका रसदार टेस्टा है, रसदार टेस्टा खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न, एरिल या बीजचोल खाने योग्य भाग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो लीची, जायफल और शरीफा ये सब के खाने योग्य भाग है एरिल या बीजचोल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फूल गोभी के खाने योग्य भाग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूल। अगला प्रश्न है, कटहल के खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिदल पुंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फल संग्रहित फल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरूद जो है कि संग्रहित फल नहीं है। तो कौन कौन सा है संग्रहित फल? तो अनानास, सहतूत, कटहल ये सभी संग्रहित फल कंपोजिट फ्रूट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा फल पुंज या समूह फल एग्रीगेट फ्रूट्स है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो स्ट्रॉबेरी,
शरीफा और रसभरी, ये सभी फलपुंज या समूह फल एग्रीगेट फ्रूट्स है। अगला प्रश्न है आम, नारियल, सुपारी तथा बेर होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अस्थिल होते हैं, ड्रूप। अगला प्रश्न है सेब तथा नाशपाती किस प्रकार का फल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, तो देख लेते हैं। पहला है आम, बेरी, ये सही है। टमाटर, पोम, ये भी सही है। सेब, ड्रूप, ये भी सही है। और केला, बेरी, ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न फलों का वह प्रकार जिसमें लीची तथा काजू को रखा जाता है, तो वह है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नट। अगला प्रश्न है अनानास किस प्रकार का फल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरोसिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सोरोसिस फल का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो सहतूत, कटहल और अनानास ये सभी सोरोसिस फल का उदाहरण है।